वेलकम टू द इकोनॉमी लेक्चर सीरीज। टिल नाउ अब तक हम इकोनॉमी का एवोल्यूशन यानी अर्थशास्त्र का विकास क्रम देख चुके हैं। उसके बाद में हम इकोनॉमी के सेक्टर्स देख चुके हैं। थोड़ा बहुत जीडीपी के बारे में भी समझ लिया था और बेसिक इकोनॉमी के सेक्टर्स हमने देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नाउ इन अवर लेक्चर सीरीज हम 1947 में यानी आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी धीरे धीरे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर सीरीज में हम 1947 से 1990 तक की भारत की आर्थिक स्थिति देखेंगे। फिर उससे आगे हम 1991 से आगे देखेंगे एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में फिर हम वैश्विक सिस्टम पे आएंगे और फिर नेशनल जो इनकम होती है यानी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और इनका कैसे गणना की जाती है, इस पे डिटेल डिस्कशन हम बाद में देखेंगे। बीच बीच में मैं उन टर्म्स को बीच बीच में आपके लिए इंट्रोड्यूस करता रहूँगा ताकि आप उन सब से एक तरीके से जानकार हो जाएं और आगे आने वाले समय पे आपको उन शब्दों से डर ना लगे। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हो रहा था तब भारत की अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या थी। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स क्या दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जीडीपी एंड जीएनपी। जीएनपी नया शब्द लग रहा होगा, थोड़ा सा समझेंगे उसे। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बाल मृत्यु दर, क्योंकि हमें इकोनॉमी के साथ साथ में डेमोग्राफिक डिविडेंट या डेमोग्राफिक कंडीशंस पढ़नी होती हैं, तो उनमें बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और साक्षरता दर, ये बेसिक चीजें होती हैं, तो इनको भी समझना जरूरी होता है। तो इन्हें हम एज ए टर्मोलॉजी के रूप में ले लेंगे। फिर हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट यानी जीवन प्रत्याशा, तो वो क्या होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में वस्तुओं के प्रकार, देन भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के समय पे, और कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेश शासन क्या होता है ये देखेंगे। और मेन टॉपिक जो है अपने लेक्चर्स के, इंडियन इकोनॉमी एट 1947, तो भारत की कृषि की स्थिति क्या थी 1947 में। ठीक है, भारत के उद्योग धंधे किस कंडीशन में थे 1947 में, सेवा क्षेत्र कैसा था भारत में, विदेश व्यापार किस तरीके से चल रहा था भारत की आजादी के समय, लोगों को किस तरीके से रोजगार मिलते थे भारत की आजादी के समय, अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और जनगणना के कुछ बेसिक आंकड़े, पूरा डिटेल नहीं, बेसिक आंकड़े जो इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, किसी एक देश में एक वर्ष के अंतर्गत बनाए गए वस्तुओं एवं सेवाएं दिखती नहीं है बट कुछ ना कुछ उनमें जो है सेवा प्रदान की जाती है, तो बनाए गए वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों का योग क्या कहलाता है, जीडीपी। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके लिए पूरा एक अलग से लेक्चर सीरीज होगी, क्योंकि नेशनल इनकम नाम से एक पूरा लेक्चर सीरीज होगा, तो जीडीपी को इतनी जल्दी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अपना फोकस है, बस इतना समझ लीजिए कि जीडीपी किसी देश की आर्थिक स्थिति को डिनोट करता है। जीडीपी जिसकी ज्यादा है उससे पता चलता है कि इसके पास में ज्यादा पैसा है, जीडीपी जिसके पास में कम है उसको पता चलता है इसके पास में कम पैसा है। मैंने कंपेयर करके बताया था अमेरिका, चाइना और इंडिया। अमेरिका का 21 ट्रिलियन डॉलर, चाइना का 14 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया का 3 ट्रिलियन डॉलर। तो कंपेयर से पता चल जाता है कि इंडिया पैसों के मामले में कहां पे है। ओके, तो ये ओवरऑल वो है कंडीशन में है। अगर पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में निकालेंगे तो जितना जीडीपी है उसमें हम पॉपुलेशन का डिवाइडेशन कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आएगी, और पर कैपिटा इनकम में अमेरिका बहुत आगे जाएगा और इंडिया बहुत नीचे चला जाएगा। ओके, तो किसी एक वर्ष में देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित किए गए सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी से किसी देश के विकास का पता चलता है, डेवलपमेंट का। यही बात मैंने बताई, जिसका जितना अधिक जीडीपी वो अधिक पैसे वाला, यानी उसका तथाकथित विकास, डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। ये सेक्टर आपको पता ही है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, द्वितीयक में आपके उद्योग धंधे और कंस्ट्रक्शन आता है, तृतीयक में सेवा क्षेत्र आता है। जीडीपी का अगर बेसिक रूप से निकालने की कोशिश करें तो पूरे देश में कितना उपभोग किया गया, पूरे एक साल में कितना प्रोडक्ट खरीदे गए, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, कितना उपभोग किया गया, कितना सरकार ने खर्चा किया और कितना एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया गया, और उसमें से हम आयात को घटा देते हैं।
तो इस तरीके से एक तरीका होता है जीडीपी निकालने के। जीडीपी निकालने के 3 से 4 तरीके होते हैं अलग अलग, बट यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब अलग से ही लेक्चर बनेगा तब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने जीडीपी इसलिए बताया था कि मुझे 1947 के समय पे इंडिया की कंडीशन बतानी है, देन जीडीपी को फिर से इंट्रोड्यूस करना होता है। साथ में एक नया शब्द और आपके सामने मैं लेके आ जाता हूँ, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो जीडीपी में क्या हो रहा था इसमें और इसमें अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई देश है, ठीक है, ये देश एक्स मैंने देश मान लिया। इस देश की सीमाओं के अंतर्गत कितना एक वर्ष में कितना जो फाइनल वस्तुएं एवं सेवाएं बन रही हैं उनका अंतिम मूल्य निकाला जाता है। लेकिन मान लीजिए ये दूसरा देश है बाई नाम करके, ओके, ये दूसरा देश है बाई करके, मैं इसे चेंज कर देता हूं, बाई करके दूसरा देश है। इस एक्स देश का कोई व्यक्ति बाई में काम करता है, ठीक है, और बाई में उन्होंने कंपनी खोली हुई है। तो नागरिक ये जो ये व्यक्ति है वो एक्स का ही है। मान लीजिए कि रतन टाटा जी और उनकी टाटा कंपनी ने इंग्लैंड में जाकर के लैंड रोवर कंपनी खरीद ली, ठीक है, मालिक हो गए वो लैंड रोवर कंपनी के। लेकिन वो नेशनल्स कहाँ के, नागरिक कहाँ के, भारत के ही हैं। तो किसी देश के नागरिकों के द्वारा पूरे विश्व में कहीं पे भी कोई उत्पाद बनाया जा रहा है तो वो जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कोका कोला कंपनी है, वो भारत के अंदर है, जैसे कि एक्स के अंदर है, और वो दूसरे देश के नागरिक हैं, तो कोका कोला का जो पैसा कमाया जा रहा है वो दूसरे देश की जीएनपी में गिना जाएगा। जीडीपी में तो कोका कोला का भी शामिल किया जाता है और बाहर कौन सा भारतीय काम कर रहा है वो शामिल नहीं किया जाता है। जबकि जीएनपी में पूरे जितने भी भारत के नागरिक हैं पूरे विश्व में कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम को गिना जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल, यानी राष्ट्रीय लोगों का कितना वहां पे राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और घरेलू उत्पाद में एक बाउंड्री दे दी, अब उस बाउंड्री में बाहर के भी लोग हों या अंदर के भी लोग हों, कहीं के भी लोग हों, अगर वो उत्पाद कर रहे हैं तो जीडीपी में शामिल होता है। बट जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जीएनपी वगैरह पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित किए गए सभी उत्पादों एवं सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पॉइंट आपको याद रखना है, देश के नागरिकों के द्वारा। इसमें आप देखेंगे तो जीएनपी को अगर निकालें, जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में कुछ उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका मूल्य, और विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको घटा देंगे हम, ठीक है। जैसे समझिए जीएनपी का मतलब क्या हुआ, जीडीपी तो आई, उसमें भारतीय लोगों द्वारा विदेशों में उत्पाद बनाए जा रहे हैं, यानी जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स ने लिए गए, तो इनका जो पैसा आने वाला है वो जीएनपी में शामिल किया जाएगा। लेकिन कोका कोला का जो पैसा है वो जीएनपी में हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ओके, ये बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट बेसिक टर्म जो है वो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। अच्छे आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये 1 बीघा खेत है किसी व्यक्ति के पास में, और व्यक्ति का नाम है एक्स, और इधर भी 1 बीघा खेत है और व्यक्ति का नाम है बाई। ये 2 व्यक्ति हैं। यहां पे इसने भी गेहूं बोए और इसने भी गेहूं बोए, ठीक है। एक्स ने 1 बीघा में से 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया और बाई ने 1 बीघा में से ही 8 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है। तो आप बताइए उत्पादकता किसकी ज्यादा रही? जमीन उतनी ही बराबर, ठीक है, दोनों की चीज एक ही बोई गई है, गेहूं ही बोया गया, उत्पादकता किसकी ज्यादा रही? उत्पादकता बाई की ज्यादा रही। मे भी हो सकता है इसने सिंचाई के अच्छे साधन यूज किए हों, इसने बीज अच्छे यूज किए हों, उसने समय समय पे खाद दिया हो, तो बाई की उत्पादकता ज्यादा रही। यानी जो आपका आउटपुट आ रहा है, आउटपुट यानी फाइनल जो निकल के आ रहा है, और अपॉन इनपुट जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसमें इनपुट का भाग दे देंगे तो आपकी उत्पादकता आ जाती है। ओके, उत्पादकता आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। प्रोडक्टिविटी के मामले में जो अधिक प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन अलग होता है और प्रोडक्टिविटी अलग होती है। देखो, उत्पादन यानी जिसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं, और एक उत्पादकता जिसे हम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब कुल कितना उत्पादन किया आपने, लेकिन प्रोडक्टिविटी मतलब एक इकाई के अंदर कितना उत्पादन किया, एक इकाई के अंतर्गत। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 10 बीघा खेत है और उसने कुल मिला के 50 कुंटल उत्पादन किया,
दूसरे व्यक्ति के पास में सिर्फ 5 बीघा खेत है और उसने 60 कुंटल उत्पादन कर लिया, तो उत्पादकता किसकी ज्यादा हो जाएगी? दूसरे की। प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी दूसरे का हो गया। अगर कंपेयर और करके देखते हैं, एक एग्जांपल दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां पे एक्स व्यक्ति, ठीक है, इसका 10 बीघा खेत है। ये वाई व्यक्ति, इसका 5 बीघा खेत है। ओके, इसने 5 बीघा में 40 क्विंटल का उत्पादन कर लिया और इसने 10 बीघा में 50 क्विंटल का उत्पादन कर लिया। उत्पादकता अगर निकालनी है, उत्पादकता इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, जितना आया है अपॉन इनपुट, जितना निवेश किया है। तो इसका जो है आउटपुट जो है वो 50 क्विंटल है, ठीक है, 50 में, और 10 बीघा में निकाला है, तो इसका 5 क्विंटल प्रति बीघा इसका उत्पादकता है। ओके, और अगर इधर बात करें तो इसकी उत्पादकता निकालेंगे तो 40 अपॉन 5 इक्वल टू 8 क्विंटल प्रति बीघा, इस तरीके की इसकी उत्पादकता। तो दोनों कंपेरिजन करो, उत्पादन किसका ज्यादा है? उत्पादन तो इसका ज्यादा हो गया, 50 क्विंटल है, इसका 40 क्विंटल है, लेकिन इसका 10 बीघा में है, इसका सिर्फ 5 बीघा में, तो उत्पादकता इसकी सिर्फ 5 क्विंटल रह जाएगी और इसकी उत्पादकता 8 क्विंटल पर बीघा हो जाएगी। तो उत्पादकता वाई की ज्यादा हो जाएगी, उत्पादन जो है वो एक्स का ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो कोई भी देश हो उसमें उत्पादकता अभी ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, उत्पादकता अधिक होनी चाहिए। अब जैसे बोला जाता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। स्मार्ट वर्क में रिजल्ट पे फोकस किया जाता है, फिक्स चीजों को डिसाइड करके इतना पढ़ो और फाइनल रिजल्ट आपका आना चाहिए अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा है तो भी उसका कोई अच्छी पोस्ट या सिलेक्शन नहीं मिल पा रही है। एक व्यक्ति ने 6 महीने में फिक्स चीजों को डिवाइड किया और फिक्स तरीके से उसने कंटिन्यूस पढ़ाई की, यानी स्मार्ट स्टडी की, और वो सिलेक्शन ले गया, तो उत्पादकता उस 6 महीने वाले की ज्यादा होगी। और 3 साल से जो मेहनत कर रहा है वो अच्छी मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उत्पादकता उसकी उतनी है नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड एंड प्रति इकाई निवेश पर प्राप्त उत्पाद जो होता है वो उत्पादकता कहलाती है। प्रोडक्टिविटी आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, स्टील कंपनियां होती हैं, तो जो भी होता है इनपुट जितना दे रहे हैं और उसका बाद में आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करके उनकी उत्पादकता निकल जाती है। यहाँ पे मैंने आपको एक बीच में मैप निकाला हुआ है, तो ये ट्रेड रूट से बिफोर ब्रिटिश अराइवल, जब अंग्रेज भारत आए थे उससे पहले के व्यापारिक रूट्स का मैप यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जस्ट देख लीजिए ताकि आपको कुछ एक नए एस्पेक्ट कवर होते जाएं। यहाँ से इंडिया से पूरे विश्व में कनेक्टिविटी है और पूरे विश्व में मसाले का व्यापार किया जाता है। भारत से मसाले और कपड़ों का व्यापार किया जाता है, और ज्यादातर जो देश हैं यूरोप वाले वो नॉर्मली इटली और यहाँ यूनान तक ही सीमित हैं, इधर की साइड से व्यापार सही ढंग से नहीं हो पाता है। दूसरा चाइना, इंडिया और चाइना ही 2 ही देश इंपॉर्टेंट थे अंग्रेजों के आने से पहले, यानी 1700 ईस्वी तक जो है इंडिया नंबर 1 पे होता था, चाइना नंबर 2 पे होता था, यूरोप वगैरह बहुत पीछे होते थे। ओके, सो ये हमने बात की उत्पादकता की, और एक ग्राफ दिखाया आपको, रैंडम ग्राफ। नया टर्म समझते हैं, जीवन प्रत्याशा। जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना होती है, इसे बोला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। आज के समय में भारत में 68 वर्ष की जो जीवन प्रत्याशा है, यानी औसत आयु जिसे बोल सकते हो, यानी अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो कोई बीमारी वगैरह होती है, उन सब से निकलते हुए नॉर्मली जो है वो 68-70 साल तक जीवित रह सकता है आज के समय पे। भारत जब आजाद हुआ था उस समय जीवन प्रत्याशा थी 32 साल की, ओनली 32 साल की, यानी बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, खाने के लिए सही खाना नहीं मिलता होगा ताकि बीमारियां अधिक हो जाती होंगी, और तो उसके कारण उस समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो 32 की थी। तो ये जीवन प्रत्याशा आपको समझ में आया। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर। जन्म से लेके 1 साल तक बालक मृत्यु की संभावना और प्रति 1000 पे गणना की जाती है। जब जन्म लेगा उससे 1 साल के बीच में मरने की संभावना, तो 1000 पे गणना की जाती है। अगर नवजात शिशु की बात करें तो जब वो जन्म ले रहा है उससे 28 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नवजात शिशु मृत्यु दर। बट मोर इंपॉर्टेंट अपना जो है वो शिशु मृत्यु दर, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि बालक के जन्म लेने के 1 साल के बीच में मृत्यु होने की संभावना कितनी होती है। अंडर
मोर्टेलिटी रेट, यानी अगर 5 साल के अंदर मरता है तो वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फैक्ट जो है वो टर्मिनोलॉजी आपको बताना जरूरी है। एक होता है शब्द रुग्णता। रुग्णता यानी किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने की प्रवृत्ति रुग्णता कहलाती है। उसके बाद में मातृत्व मृत्यु दर, कि कोई बच्चे को जन्म देने के बाद में किसी माँ के मरने की कितनी संभावना होती है जन्म देने से और 42 दिन के बाद तक की, तो ये अपना मातृत्व मृत्यु दर में आता है और इसे 1 लाख पे शामिल किया जाता है। मतलब 1 लाख में कितनी माताएं जो उनकी मृत्यु हो गई बच्चे को जन्म देने के और या 42 दिन के बीच में। ओके। एंड एक होता है स्टिल बर्थ यानी मृत प्रसव, जो माँ के गर्भ से ही प्रोबेबली मोस्ट चांस में वो मृत निकलता है, तो वो जो है वो मृत प्रसव कहलाता है। ओके। एक ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए हो गई। यहाँ पे मैं एक मेन मैप जो पूरा का पूरा डिसाइड करने वाला है इस लेक्चर को, वो मेन मैप दिखा रहा हूं। इसमें जीडीपी का कैलकुलेशन दिखाया गया है परसेंटेज के रूप में पूरे विश्व का, और कब से दिखाया गया है, पहली शताब्दी से, पहली ईस्वी से, फर्स्ट एडी से। ओके। देखिए ये अपना इंडिया, इस तरीके का ये इंडिया। ओके। इंडिया पे मैं थोड़ा सा पेन को दूसरी तरीके से हाईलाइट कर देता हूं, मे बी थोड़ा सा इस तरीके से, ये अपना इंडिया। यस, यू आर लुकिंग इंडिया। सो ये अपना इंडिया। दूसरा मोर इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट कर देता हूं चाइना के ऊपर। ठीक है, ये अपना चाइना। ओके, इस तरीके से ये चाइना, 2 पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया गया है इस तरीके से। ओके, थोड़ा सा इनका जो मैं इसे इंक्रीज कर देता हूं। यस, राइट नाउ 2 नेशंस की हम बात करने वाले हैं, इंडिया एंड चाइना। अगर आप देखें, शुरुआत से देखें, जब फर्स्ट एडी थी उस समय देखें तो पहले नंबर पे कौन सा देश आ रहा है, इंडिया। ठीक है, इंडिया शुरुआत में करीब करीब 33% या 32% के आसपास में जीडीपी रखता था जब गुप्त साम्राज्य था। चाइना उस समय दूसरे नंबर पे था, और यूरोप वगैरह उस समय थे ही नहीं, एक तरीके से ये मान सकते हो। यूरोप वगैरह जो थे नहीं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मिडिल ईस्ट है, यानी अपना सऊदी अरब वगैरह, ईरान, इराक वगैरह, ये मिडिल ईस्ट का है। एंड यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है वो काफी कम थे। यूएसए तो पिछले 500 साल पहले ही आया। तो इंडिया और चाइना की बात चल रही है। तो इंडिया शुरुआत में इस तरीके से चलता रहा, धीरे धीरे करते हुए 1700 ईस्वी तक आप देखेंगे तो इंडिया पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जीडीपी में इसका करीब 27-28% हिस्सा है ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी में। नंबर 2 पे आपको 1700 के आसपास में आपको दिख रहा होगा चाइना। उसके बाद में क्या होता है, यूरोपीय लोग आ जाते हैं, इंडिया डिक्लाइन होना शुरू होता है, इंडिया बिल्कुल नीचे चलता जाता है, नीचे चलता जाता है। और जब तक अंग्रेज रहते हैं तब तक भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, इवन 2% के आसपास में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया अभी ग्रोथ करना शुरू किया है पिछले 20-30 सालों से। तो अभी इस जगह पे हम पहुंच गए हैं करीब करीब 4% के आसपास में। सो ये इंडिया की पोजीशन है शुरुआत से लेके और आज तक मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी अगर फर्स्ट एडी से लेके और 2000 ईस्वी तक हम शामिल करें तो उसमें से 1700 साल इंडिया पहले नंबर पे रहा है। पूरे विश्व में इंडिया पहले नंबर पे रहा है, 1700 साल इंडिया रहा है। और उसके अलावा थोड़े बहुत समय अगर रहा है तो वो चाइना भी रहा है। ओके, इंडिया मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पहले नंबर पे रहा है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आते हैं 1700 ईस्वी, 1750 के आसपास में, देन इंडिया डिक्लाइन होना शुरू होता है, और इंडिया जो डिक्लाइन होते होते बिल्कुल नीचे चला जाता है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ जिसमें हमने जीडीपी परसेंटेज को बताया, और इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। अंग्रेजों के समय पे भू राजस्व व्यवस्था आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी, 3 तरीके के उन्होंने सिस्टम चलाए हुए थे। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। जमींदारी में एक परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कर दिया गया था। जमींदारों को जमीन दे दी गई थी और वो किसानों से जो है वो टैक्स वसूल करते थे। महलवाड़ी में ये एक गांव में एक सिस्टम बना दिया गया था। महल का मतलब होता है गांव, जो पंजाब वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लागू किया गया था। तो महलवाड़ी सिस्टम में किसानों की एक पूरे समुदाय बना करके और वहां से कलेक्शन किया जाता है, यानी गांव के लेवल पे कलेक्शन किया जाता था, पटवारी वगैरह को वहां पे पहुंचा के।
और रैयतबाड़ी में क्या होता था, किसान डायरेक्टली सीधा सीधा कलेक्शन देते थे अंग्रेजों को। सो जमींदारी सिस्टम से बात करते हैं। इसको शुरुआत की गई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी वाले क्षेत्र में इसे जो लागू किया गया था। और ओनर्स ऑफ लैंड जो होते थे वो जमींदार होते थे, यानी जमीन के मालिक जमींदार होते थे, और उन्हें अधिकार दिए गए थे कलेक्ट द रेंट टू द पीजेंट, यानी किसानों से जो है टैक्स वसूलने का या रेंट वसूलने का अधिकार दिए गए थे जमींदारों को। तो ये अपना जमींदार सिस्टम था। अगर बात करें रैयतबाड़ी, इसमें रैयत का मतलब होता है किसान, तो इसमें अधिकार जो दिए गए हैं, राइट्स वर विद पीजेंट्स, यानी किसानों को अधिकार थे, और ये डायरेक्टली कलेक्ट करके टैक्स जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे किसान। एंड ये मद्रास, बॉम्बे और असम के अलावा कुर्ग क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। महलवाड़ी सिस्टम, इसमें एक फिस्कल यूनिट बनती थी, एक राजस्व भू राजस्व इकाई बनाई जाती थी और गांव के लेवल पे बनाई जाती थी, तो उसमें से इकट्ठा करके डायरेक्टली वहां दिया जाता था। तो ये वाला जो था महलवाड़ी सिस्टम जो था वो आगरा, NWF, अपना पाकिस्तान वाला क्षेत्र, पंजाब और गंगा वाला क्षेत्र यानी यूपी वाले क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द महल वर जॉइंटली एंड सीवरली रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो एक नया पॉइंट और, स्वेज कैनाल, ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी रहे। स्वेज कैनाल अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ओके, और ये इजिप्ट वाले क्षेत्र में है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कॉलोनियल रूल यानी औपनिवेशिक शासन में क्या होता है, कोई दूसरा देश अन्य देश की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये जो होता है वो औपनिवेशिक रूल होता है। ओके, इस ग्राफ के अंतर्गत जीडीपी पर कैपिटा इंडिया वर्सेस यूके, इंडिया और यूके का कंपैरिजन किया गया है। देखो, अपना लेक्चर है इंडिया की कंडीशन 1947 में। मेन पॉइंट क्या निकल के आ रहे हैं, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया कैसा था। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया बहुत अच्छी कंडीशन में था और पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे था, यानी 1750 तक, 1750 तक, या बाद में जब तक अंग्रेजों ने भारत पे शासन शुरू किया। देन क्या कंडीशन हुई, अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए शोषण करना शुरू किया, भू राजस्व शोषण करना शुरू किया, यानी सबसे ज्यादा खेती पे निर्भर थे और खेती से ही सबसे अधिक टैक्स लिया जाने लगा। खेती का जो सिस्टम था उसे कमर्शियल कर दिया, यानी जो कैश क्रॉप थी, नगदी फसल थी, उन्हें बोया जाने लग गया और लोग भूखे मरने लग गए, तो कृषि को उन्होंने तबाह कर दिया। दूसरा बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की। अंग्रेजों के आने से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। अंग्रेजों के समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड और यूरोप में। उससे पहले भारत में हथकरघा यानी हस्तकला उद्योग बड़ा फेमस था। एक इंडिविजुअल लेवल पे, गांव के लेवल पे छोटी छोटी इकाइयों के रूप में कपड़े बनाए जाते थे या बर्तन बनाए जाते थे। जो भी दैनिक जरूरत वाले सामान होते थे वो छोटी छोटी इकाइयों में अपने हाथों के द्वारा बनाए जाते थे, यानी हस्त उद्योग जो था, हाथों से बनाए जाने वाला उद्योग था, जो इंडिया का पूरे विश्व में फेमस था। उन्होंने इस हस्त उद्योग को खत्म करने का प्लान किया। और खत्म कैसे किया, यहां से जब उन्होंने राजनीति शुरू कर दी, शासन करना शुरू कर दिया, तो इंडिया से वो कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे ड्यूटी फ्री, यानी कोई टैक्स नहीं लगता था। तो सस्ते में कच्चा माल इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड में उन्होंने औद्योगिक क्रांति के रूप में बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रखे थे। कच्चे माल का, यानी इधर की साइड से रॉ मटेरियल गया, उधर इंडस्ट्री में डाला, तो कुछ नया उत्पाद बन के आ गया, तो एक फाइनल गुड बन जाता था, फाइनल उत्पाद बन जाता था। उसे फिर से भारत बेचने के लिए लेकर आते थे, यानी कच्चा माल सस्ते में मिल रहा है और जो वहां उत्पाद बन रहे हैं उन्हें भारत में बहुत आसानी से बेचा जा रहा है और उनकी कीमत होती थी सस्ती, क्योंकि टैक्स नहीं लगता था आने जाने पे बिल्कुल भी। तो टैक्स नहीं लग रहा है तो कीमत हो गई सस्ती। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई वस्तु उद्योग धंधों में बन रही है तो निश्चित सी बात है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो भारत के लोगों में धीरे धीरे जो हाथों उद्योग, हस्त उद्योग था वो नष्ट होने लग गया, क्योंकि अंग्रेजों की साइड से वहां से बना हुआ उत्पाद आने लग गया, लोग भारतीय उसे खरीदने लग गए। तो उसका फायदा क्या हुआ,
कि इंग्लैंड में लोगों की इनकम बढ़ने लग गई, क्योंकि यहां से कच्चा माल सस्ते में जा रहा है, वापस आकर के बेच रहे हैं, तो उसकी कीमत कच्चे माल की तुलना में तो काफी ज्यादा होगी। तो इंग्लैंड में लोगों की इनकम बढ़ने लग गई। दूसरा, उधर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बहुत ज्यादा शोषण कर ही रहे थे, बहुत बुरे तरीके से वो लगान वसूल कर रहे थे। तो इस तरीके से 200 साल अंग्रेजों ने शोषण किया भारत का, और भारत की स्थिति बिल्कुल दयनीय करके चले गए थे। ये जो ग्राफ है वो वही दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो, बात सन 1700 के आसपास से शुरू की जा रही है। 1700 के आसपास में अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से और उसके हिसाब से देखें, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम इस तरीके से थी और इसी तरीके से रही। लेकिन अंग्रेजों ने पर कैपिटा इनकम इस तरीके से बढ़ाना शुरू किया और इस तरीके से एक्सपेंस करते गए। ठीक है, ये जो समय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ये जो समय है जब डायरेक्ट कंट्रोल हो गया था 1858 से 1947 तक का। तो देखिए, इधर भारत का शोषण हो रहा है और इधर अंग्रेजों का पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। यही भारत की स्थिति दिखाता है 1947 के समय आने पे। ओके, अब बेसिक रूप से अगर हम बोलें भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कैसी थी, तो अंग्रेजों के समय आगमन से पहले हम विश्व में पहले नंबर पे थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक शोषण किया। अंग्रेजों ने सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखा। उनका पहला उद्देश्य होता था कि जितना अपनी स्वार्थ पूर्ति कर लें उतना वो करना कोशिश करते थे। भारतीय लोगों का कल्याण कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रहा। भारतीय लोगों का उद्योग धंधों का डेवलपमेंट करना या कृषि में सुधार करना कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रहा। वो जितना भी डेवलप करते थे इंडिया में, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए डेवलप करते थे। यानी अगर उन्होंने रेलवे का निर्माण किया तो रेलवे का निर्माण इसलिए किया था कि कच्चे माल को जल्दी से जल्दी इंग्लैंड पहुंचा दें और इंग्लैंड से बन के आने वाले माल को भारत के बाजार में जल्दी से जल्दी खपत कर दें। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि इंडिया को हम डेवलप करना चाह रहे हैं। रेलवे का निर्माण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो अपना स्वार्थ पूर्ति करना चाह रहे थे। आधुनिक उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ। जिम्मेदारी थी अंग्रेजों की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उद्योग धंधों की शुरुआत हो रही थी, इंग्लैंड में उद्योग धंधे लगाए जा रहे थे, यूरोप में लगाए जा रहे थे, यूएसए में लगाए जा रहे थे, जापान में लगाए जा रहे थे। तो इंग्लैंड वाले जो शासन कर रहे थे उनकी जिम्मेदारी थी कि भारत में भी उद्योग धंधों का विकास किया जाए, लेकिन उन्होंने भारत में उद्योग धंधे विकसित ही नहीं किए। तो भारत में उद्योगों का विकास ही नहीं हुआ, और जो पुराना जो सिस्टम चला आ रहा था हस्त उद्योग वाला, जो हाथों से उत्पाद बनाए जा रहे थे, वो भी नष्ट होने लग गया। इसके कारण लोगों में बहुत भयंकर बेरोजगारी होने लग गई थी और भारत की स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो भारत का कच्चा माल निर्यात करने, वस्तुएं आयात करने वाला देश था। यानी कच्चा माल यहाँ से जाता था और फाइनल गुड्स जो है वो भारत में आते थे। भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। तो ओवरव्यू में हम ये बोल सकते हैं भारत की स्थिति 1947 के समय कैसी थी। देखिए, इंडिया में से कच्चा माल जा रहा है और इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल सस्ते रूप में वो इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। इंग्लैंड में से उत्पाद बन के आ रहा है, यानी कपड़े बन के आ रहे हैं, और इंडिया में वो यहाँ पे बिना टैक्स के लेकर के आ रहे हैं, तो उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो इंडिया के लोग जो है वो ये माल खरीदेंगे इंग्लैंड वाला, और भारत के जो उद्योग धंधों द्वारा यानी हस्त उद्योग द्वारा बनाया जा रहा है उसे छोड़ देंगे। ओके, अगर बात करें इंडिया एक्ट 1947, तो इनमें हमें ये पॉइंट देखने होते हैं: कृषि, उद्योग धंधे, विदेश व्यापार, व्यवसाय की स्थिति, अधोसंरचना और डेमोग्राफी। एक एक करके देखते हैं। एग्रीकल्चर लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत था। 85% लोग जो है वो गांव में रहते थे आजादी के समय 1947 में। ठीक है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर निर्भर करते थे। कृषि क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी, और खराब होने का कारण क्या था? उत्पादकता कम थी, साथ साथ में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। ब्रिटिश लोगों के द्वारा शोषणकारी नीति अपनाई गई थी। महलवारी, रैयतवारी और जमींदारी ये सिस्टम थे, इनमें सब में शोषण होता था किसानों का। और कृषि का व्यवसायीकरण किया गया, कपास की खेती और नील की खेती इन पे जोर दिया जाता था। तो इस तरीके से किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी भारत में। ओके, ये कपास है, ये अपना नील का पौधा है, और नील का उपयोग जो किया जाता था पुराने समय पे जो किया जाता था वो कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। दूसरा बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति क्या थी। ओवरव्यू तो मैंने आपको बता दिया।
अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का उद्योग, हस्त उद्योग जो था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। हैंडीक्राफ्ट इंडिया का पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस तरीके से भारत में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते थे, जो आज भी आप देखने को मिलते हैं। बनारसी साड़ी या कांचीपुरम की या कोटा डोरिया, ये सब हाथों से बनाए जाने वाले थे और ये काफी विश्व में, पूरे विश्व प्रसिद्ध थे। लेकिन धीरे धीरे जब विदेशों से सस्ता माल आने लग गया तो इनको लोग खरीदना छोड़ दिया था। ओके। और अंग्रेजों के द्वारा यह सिस्टम था कि इंडिया से जो माल जाता था कच्चा माल, उस पर टैक्स नहीं लगता था। इंग्लैंड से जो माल आता था उस पर भी टैक्स नहीं लगता था। तो भारत के उद्योग धंधों का इमेज देख लीजिए। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति अपनाई, आपको समझ में ही आ गया होगा। अगर भारत का कोई व्यक्ति अपना फाइनल गुड़ यानी अंतिम उत्पाद अगर विदेश में बेचना चाह रहा है तो टैक्स लग जाएगा। अगर भारत की बनारसी साड़ी को कोई बाहर बेचना चाह रहा है तो वो टैक्स लगाएंगे, लेकिन अंग्रेज अगर भारत में आके बेचना चाह रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरीके से भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई थी। ब्रिटिश उत्पाद की कीमत कम थी और क्वालिटी भी काफी अच्छी थी अपने हस्त उद्योग की तुलना में, तो लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया लेकिन स्वार्थ पूर्ति के लिए किया था। ठीक है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किया था। और ये धीमी आर्थिक गति हो रही थी, धीमा आर्थिक विकास हो रहा था। इसके कारण क्या थी, एक तो सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति थी, सरकार चाह ही नहीं रही थी। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कभी विकास नहीं हो सकता। ओके, तो स्वार्थ पूर्ति के लिए वो अपना काम कर रहे थे। 18वीं सदी के मध्य कुछ कपास और जूट के उद्योग खुल गए थे, जैसे कि 1907 में जमशेदपुर में टिस्को खुल गया था, टाटा वाला। तो थोड़े थोड़े खुलने लग गए थे उद्योग, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं थे। ज्यादातर जो होता था वो यहाँ से माल कच्चा इंग्लैंड जाता और इंग्लैंड से वापस फाइनल गुड्स के रूप में आता। अंग्रेजों ने रेलवे बनवाया, पोस्ट ऑफिस भी बनवाए, टेलीग्राफ भी बनवाए, लेकिन सबका उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को अपना व्यापार बढ़ाना था, अपना बाजार बढ़ाना था। बड़े उद्योग धंधों के विकास पर जोर नहीं दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसंट्रेटेड ओनली ऑन रेलवेज, पावर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बेसिकली टू सर्व देयर इंटरेस्ट। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्होंने ये सब किया था। विदेश व्यापार की स्थिति की अगर बात करें तो विदेश व्यापार में भी वही सेम बात बोलेंगे कि इधर से अगर कच्चा माल जा रहा है तो फ्री आ रहा है और उधर से जो आ रहा है। और ज्यादातर विदेश व्यापार जो हो रहा था भारत का वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही हो रहा था। मोस्ट ऑफ दी जो व्यापार हो रहा था इंग्लैंड से हो रहा था, बाकी देशों से इतनी ज्यादा अलाउ ही नहीं किया गया था। ओके, और इंग्लैंड के साथ में एक अच्छी घटना ये हुई कि 1869 में स्वेज कैनाल बना ली गई थी, जिससे अफ्रीका को जो घूम करके आना पड़ता था, केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से आना पड़ता था, उसकी बजाय अब सीधा जाने लग गए और सीधा इंग्लैंड जो है वो व्यापार होने लग गया था। ओके, तो स्वेज कैनाल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है 1869 के बाद में भारत के शोषण करने में, क्योंकि अब माल जल्दी से जाना लग गया था इंग्लैंड की साइड में। ओके, तो इस तरीके से जो था भारत का विकास जो था वो काफी धीमा था। अगर बात करें व्यवसाय की स्थिति की, तो व्यवसाय की स्थिति से आप समझ सकते हैं मोस्ट ऑफ द लोग जो थे एग्रीकल्चर में थे, गांव में रहते थे, तो ज्यादातर लोग जो थे कृषि से संबंधित थे। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही ज्यादातर लोग कनेक्टेड थे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बहुत कम लोग थे, 10 से 15% के आसपास, क्योंकि 85% उधर कनेक्टेड हो गए, बाकी परसेंट जो होंगे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में। बट मैन्युफैक्चरिंग हब बने ही नहीं थे, औद्योगिक इकाइयां बनाई नहीं गई थी। ओके, और उसके अलावा थोड़ा बहुत तो मद्रास, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कुछ क्षेत्र जो थे वो डेवलप होने लग गए थे। ठीक है, वहां पे थोड़ा थोड़ा विकास होने लग गया था। उसका आज एग्जांपल आप देख सकते हैं। सबसे पहले कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये 3 जो शहर हैं, इनका डेवलपमेंट होने का कारण भी क्या था, अंग्रेजों के द्वारा वहां पे पोर्ट बनाए गए थे। तो पोर्ट के आसपास में छोटे छोटे उद्योग धंधे खोल दिए गए थे, तो वहां पे लोग आके रहने लग गए थे। बट उस लेवल से नहीं किए थे उन्होंने अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उनको खोला था। ओके, देन भी बात करते हैं हम अधोसंरचना की। तो अधोसंरचना में हम देखते हैं कि रोड्स की क्या स्थिति थी, रेलवे की क्या स्थिति थी, और वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति थी, और कम्युनिकेशन की क्या स्थिति। मेन बात तो यह है कि अंग्रेज जो भी बना रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बना रहे हैं। ठीक है, रोड्स की अगर बात करें, आजादी से पहले रोड्स वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय यानी अंग्रेजों के शासनकाल में आज के समय के से रोड कहीं पे भी नहीं बनाने की कोशिश की गई थी। जहां पे भी जितने भी रोड बनाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए बनाए गए थे। या तो वहां पे सेना को भेजा जा सके जल्दी से जल्दी, तो सेना की सहायता के लिए रोड बनाए गए थे। जहां सेना को भेजना होता था वहां पे रोड बना लिए गए थे। या
अंग्रेजों को लग रहा है कि यहाँ से कच्चा माल हमें रेल में रखना है और रेल से अपना पोर्ट पे पहुंचा के फिर इंग्लैंड पहुंचाना है। तो इस तरीके से जहां से कच्चा माल प्राप्त होने की उम्मीद होती थी वहां पे उन्होंने रोड बनाए थे। लेकिन आज का जो मॉडर्न सिस्टम आप देखते हैं, जो कि यूएसए और यूके में 40-50-100 साल पहले आ चुका था, अच्छे अच्छे रोड बनाए जाना, इंडिया में कहीं पे बनाने की कोशिश ही नहीं की गई थी। ओके, roads were built only to serve the purpose of mobilizing army within India for transporting raw materials to the nearest railway station और पोर्ट। दो ही चीजों के उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। रेलवे काफी अच्छा प्रोग्रेस किया था रेलवे में, बट रेलवे का बनाने का ही एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों का जो बाजार है भारत में उसे मजबूत बनाना। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850। 1850 में उन्होंने बनाना शुरू किया और पहली रेल 1853 में शुरुआत कर दी उन्होंने। इट enabled people to undertake long distance travel and it resulted in breaking geographical and cultural barriers। इससे यह फायदा तो हुआ कि लोग एक जगह से लंबी दूरी तक जाने लग गए, तो भौगोलिक और जो सांस्कृतिक जो बंधन थे वो शायद कहीं टूटने लग गए थे और लोगों को इंडिया की जो वास्तविकता थी उसका पता चलने लग गया था। पहले क्या होता था कि लोग अगर कोई राजस्थान का है तो उधर बंगाल साइड में जाने का कोई मतलब ही नहीं होता था। तो जब रेलवे आई तो रेलवे से बंगाल के लोग महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग पंजाब भी जा रहे हैं, पंजाब के लोग मद्रास भी जा रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ, इससे जो जोग्राफिकल बैरियर्स थे और जो सांस्कृतिक बैरियर्स थे वो टूटने लग गए थे। ये इंडिया के लिए अच्छा हुआ था। एंड it fostered commercialization of Indian agriculture and adversely affected the self-sufficiency of village economy। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेजों का बाजार जो था वो मजबूत हो गया, लेकिन इंडिया का जो गांव का जो सिस्टम था जिसके लिए महात्मा गांधी जी बोलते थे ग्राम स्वराज, आइसोलेटेड एंटिटी। आज के समय पे जो वायरसेज वगैरह फैलने लग गए पूरे विश्व में, तो उसमें उस चीज को सबसे ज्यादा फील किया जा रहा है कि भारत में अगर आज के समय पे ग्राम स्वराज होता, यानी जो अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट एक छोटी सी इकाई बन जाती है ग्राम स्वराज्य। वो पहले बहुत ज्यादा होते थे, लोग अपने आप पे डिपेंडेंट रहते थे। मतलब एक गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग होते थे, नाई होते थे, उसके अलावा चर्मकार होते थे, उसके अलावा खेती करने वाले किसान होते थे, पंडित होते, प्रीस्ट होते थे। सारे की सारी चीजें एक ही गांव के अंदर मिल जाती थी और गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। मनी का ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं और जो वस्तुएं चाहिए होती थी खाने पीने की वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते थे सेवाओं के बदले में। ठीक है, अगर नाई वहां पे कटिंग कर रहा है तो उसके बदले में वो जो लोग हैं पर ईयर या पर मंथली उनको अनाज प्रदान करेंगे जो वहां पे खेती करते हैं। तो इस तरीके से एक गांव का जो सिस्टम था ग्राम स्वराज्य वाला सिस्टम था, जो एक पर्टिकुलर सेल्फ डिपेंडेंस अपने आप पे आत्मनिर्भर एंटिटी थी, वो वहां पे जो पुराने समय पे था वो इंडिया में बहुत अच्छा था। और जब ये टूटने लगा धीरे धीरे लोग आने जाने लगे, रोजगार की तलाश में इधर उधर जाने लगे, अंग्रेजों ने खेती की हालत बिल्कुल खराब कर दी, तो ये पूरा सिस्टम ही टूटने लग गया था। ओके, और जिसकी आज के समय पे जब ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, जब ये वायरसेज वगैरह आने लग गए हैं तो बहुत ज्यादा जो है जरूरत फील की जा रही है कि आइसोलेशन, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग करके इस तरीके से शब्द बोले जा रहे हैं। तो आइसोलेशन, अगर इंडिया में ग्राम स्वराज्य जो गांधी जी ने बोला था वो बात अगर सही होती तो आज के समय पे जो वायरसेज वगैरह आ रहे हैं उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि लोग एक गांव के अंदर होते हैं, वो कहीं दूसरे गांव में जाना ही नहीं होता था, सारी चीजें एक गांव के अंदर मिल जाती थी। तो ये वहां से अंग्रेजों के समय से टूटना शुरू हो गया था। एंड सोशल बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द रेलवेज, ठीक है, तो सोशल बेनिफिट तो मिले, उसके अलावा जो स्वार्थ पूर्ति थी उन्होंने पूरी कर ली। एंड बात करें बार्टर की, तो बार्टर का भी जो सिस्टम था, पोर्ट वगैरह बंदरगाह जितने भी बनाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाए गए थे। और 1932 में उन्होंने एयरलाइंस की भी शुरुआत कर दी थी। कम्युनिकेशन में बात करें तो 1937 में पोस्टल सिस्टम शुरू कर दिया गया था, 1950 में टेलीग्राफ शुरू कर दिया गया था। ओके, तो ये इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी आजादी के समय तक। और जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो जनगणना की शुरुआत 1872 से हुई थी, फिर 1881 से लगातार हर 10 साल में जनगणना हुई है। 1911 से 1921 के बीच में, यानी 1921 में जो जनगणना हुई थी उसमें पहली बार जो था जनसंख्या में कमी आई थी। उसका कारण था बड़े लेवल पे महामारियों का फैलना, जिसके कारण बहुत सारे लोग मरे थे और जनसंख्या में कमी आई थी 1921 में। और
सेम उसी तरीके से 1920 के समय पे बहुत महामारियां चल रही हैं, तो उसके कारण भी जो है आप देख सकते हैं कि वैसे आज के समय पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, सरकार अच्छे एक्शन ले रही है, तो शायद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़े, फिर भी महामारियों का ये 100 साल बाद में फिर से अगला दौर आ गया। ओके, 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या घटी थी। 1921 से 1951 तक काफी अच्छी ग्रोथ रही थी। 1951 के बाद में तो ग्रोथ अपनी आजादी के बाद में तो बहुत तेज हो गई थी जनसंख्या में। 1951 में जनगणना हुई थी, तब साक्षरता दर 16% थी, ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी स्थिति नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं खराब थी। शिशु मृत्यु दर 1947 में 218 था, यानी 1000 बच्चे जब जन्म लेते थे तो उनमें से 218 जो थे वो एक साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन 2011 में आते आते हम 41 पर पहुंच गए, अच्छी कंडीशन में पहुंच गए। अगर बात करें जीवन प्रत्याशा की तो 1947 में 32 थी और आज के समय पे 68 हो गई, यानी अच्छी जीवन प्रत्याशा हो गई। तो अंग्रेजी शासन में फाइनल अगर वर्ड बोले हम तो अंग्रेजी शासन में भारत की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और जीडीपी 2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हो गया था, जो कि किसी समय 27-28% था अंग्रेजों के आने से पहले, और उसके बाद में वो डिक्लाइन होता चला गया। यहाँ पे मैं आपको दो मैप को फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये एक मैप, इस मैप को आप अच्छे तरीके से स्टडी करना, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना। इसमें पहली सदी से और 2003-2010 तक का ये डाटा दिया गया है। तो इंडिया को देखिए, आप इंडिया को यहां से देखिए, इस तरीके से टॉप रहता है। धीरे धीरे कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा कम होता है, फिर ऊपर जाता है, बट अंग्रेज जैसे ही आते हैं यहाँ पे, उसके बाद में इंडिया डाउन होने लग जाता है और कंटिन्यूसली डाउन होता चला जाता है। तो बात कहाँ की हो रही है, अंग्रेजों के कारण इकोनॉमिक हालत क्या हो गई थी भारत की। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, जहां पे जीडीपी और जीएनपी का ओवरव्यू बताया। जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है, और जिसके अंतर्गत किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत कितना उत्पाद बन रहा है, कितना सेवाएं दी जा रही हैं, उनका अंतिम मूल्य। जीएनपी का मतलब बताया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी किसी देश के नागरिकों के द्वारा कहीं पे भी कितना उत्पाद और सेवाएं दी जा रही हैं, उनका अंतिम मूल्य का योग। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मैंने बात की तो आजादी के समय 32 था जीवन प्रत्याशा और आज के समय पे 68 है, तो आज के समय पे काफी इंप्रूव हुआ है। ओके, उसके बाद में बाल मृत्यु दर हमने बात कर ली, शिशु मृत्यु दर जिसे आप बोलेंगे, उत्पादकता की हमने बात कर ली, भू राजस्व व्यवस्था हमने देखी 3 तरीके से, महलवारी, रैयतबाड़ी और जमींदारी सिस्टम। कृषि क्षेत्र हमने देख लिया, 85% यहीं पे थे लोग, 85% गांव में थे, तो कृषि पर ही डिपेंड थे। उद्योग धंधों का, जो उद्योग धंधे थे उनको नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने और नए उद्योग धंधों की कोई शुरुआत नहीं की। सेवा क्षेत्र की कोई शुरुआत बड़े लेवल पे हुई नहीं, तो सेवा क्षेत्र की बात करने की जरूरत भी नहीं है। सेवा क्षेत्र ऐसा मतलब डॉक्टरी, एजुकेशन, ना तो हेल्थ सिस्टम की कोई शुरुआत हुई, ना एजुकेशन की शुरुआत हुई, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़े लेवल पे शुरुआत हुई, छोटे लेवल पे चलता था तो बात भी नहीं कर सकते उसके बारे में। ओके, ना ट्रांसपोर्ट लेवल की, अब साक्षरता दर 16% थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम था क्योंकि रोड वगैरह कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उस तरीके का जो सेवा सेक्टर था ही नहीं। रेलवे जो था वो ठीक था लेकिन अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए था। ओके, विदेशी व्यापार जो होता था ज्यादातर इंग्लैंड के साथ में होता था और जिसमें भारत को ही घाटा होता था। ओके, व्यावसायिक स्थिति, ज्यादातर लोग जो थे वो कृषि से संबंधित थे। अधोसंरचना मैंने बात कर ली, रोड की, रोड खराब थे और रोड जहां पे भी बनाए जाते थे सेना की सहायता के लिए या रेलवे तक अपना कच्चा माल पहुंचाने के लिए। जनांक की आंकड़े हमने देख लिए और आजादी के समय भारत की जो जनसंख्या थी वो करीब करीब जो थी 40 करोड़ थी, और जब भारत डिवाइड हुआ तो उसमें से करीब करीब 7-8 करोड़ या उससे भी ज्यादा 10 करोड़ के आसपास जो थे वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान इन द सेंस आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश। तो 1951 की जनगणना के आधार पे 31-32 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। ओके, तो आई थिंक मैंने 1947 के समय पे इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी आपको समझाई और आपको समझ में आ गया होगा। राइट नाउ मेन इकोनॉमिक सिचुएशन जो होगी, मतलब कहने का मतलब ये था कि 1947 के समय पे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। बस अब हम कैसे कैसे इंप्रूव करेंगे, 1947 से 1990 तक कैसे आते हैं, उस समय कैसे लाइसेंस राज था, कितने ट्रेड पॉलिसीज पे यहाँ पे स्ट्रिक्ट नियम थे या बैरियर्स थे, क्यों भारत के लोग डरे हुए थे ग्लोबलाइजेशन से। फिर 1991 से ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू होता है, उसके बाद में फिर धीरे धीरे कैसे ग्रोथ होती है उसका एक नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया और नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।